हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एनसीईआरटी सीरीज के आज के इस लेक्चर में, जो कि 34वां लेक्चर है, आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th पे हम लोग आ गए हैं, दूसरे चैप्टर पे हम लोग अभी हैं क्लास 11th के, और आज और अगली क्लास में मेरे ख्याल से हम इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में मेरे ख्याल से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये खत्म हो जाएगा, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी चर्चा, थोड़ा गति बढ़ाते हैं। अब तो काफी समय हो गया एनसीईआरटी वाले इस लेक्चर सीरीज को, 34वां लेक्चर आज है। चलिए जी, तो पिछली क्लास में हमने कहां तक बात की थी? हम अभी इस चैप्टर में क्या बात कर रहे हैं? 1950 से 1990 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो आर्थिक दशा थी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके बारे में यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग फील्ड थे उस पर 1950 से 90 में कैसे परिवर्तन आया। कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भू सुधार के बारे में आपको मैंने बताया, हरित क्रांति के बारे में आपको मैंने बताया, और आपको मैंने यह भी बताया कि हरित क्रांति के कारण किस तरह से भारतीय कृषि के उत्पाद में एक सरप्लस होना शुरू हो गया, एक अधिशेष होना शुरू हो गया, जिसका हम न सिर्फ निर्यात कर पा रहे थे बल्कि उसको हम जो है सरकार एक बफर स्टॉक की तरह उसको संरक्षित करके उससे आपातकाल में हमारी जो भाई जरूरतें थी, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या कहीं सूखा पड़ गया, इस प्रकार की जगहों पर भी सरकार उसको दे पा रही थी। इसके अलावा सरकार की जो बहुत तरह की योजनाएं चलती हैं, जैसे राशन की योजना हो गई, मुफ्त अनाज इत्यादि की घोषणा हो गई, उसके लिए भी सरकार को जो अतिरिक्त अनाज इकट्ठा करने की आवश्यकता होती थी, वो सारी की सारी इस विपणित अधिशेष से पूरित हो रही थी। अब एक सवाल जो हमारे, जिस सवाल पे हमने पिछली क्लास को छोड़ा था, वो ये था कि हरित क्रांति में समस्याएं क्या थी। हरित क्रांति की कुछ प्रमुख समस्याएं क्या थी, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई, अब तक आपने जो पढ़ा, अब तक मैंने जो पढ़ाया समझाया, उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? पहली समस्या हरित क्रांति की हम क्या कह सकते हैं? हरित क्रांति की समस्याओं की अगर मैं बात करना शुरू करूं तो सबसे पहले कौन सी समस्या की बात कर सकते हैं? देखिए, आपको मैंने बताया सबसे पहली समस्या जो हरित क्रांति की थी वो थी अधिक लागत। हरित क्रांति का लाभ जो है वो भारत में शुरुआत में, कम से कम शुरुआती चरणों में हम कम से कम कह सकते हैं, गरीब किसानों को नहीं मिला। कैसे? क्योंकि हरित क्रांति की पूरी प्रक्रिया जो थी वो बड़ी महंगी थी। हरित क्रांति की प्रक्रिया के लिए आपको क्या चाहिए था? नए बीज चाहिए थे, आपको पानी चाहिए था, आपको उर्वरक चाहिए था, आपको कीटनाशक चाहिए था। यह बात सही है कि यह सारा का सारा निवेश करने के बाद आपकी उपज बेहतर होती, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी उपज जो है, आपकी पैदावार जो है वो निश्चित तौर पे बेहतर हो जाती, वो निश्चित तौर पे ठीक से बढ़ जाती, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये आपकी जो कृषि की लागत है उसमें निश्चित तौर पर वृद्धि इन सब कारणों से हो रही थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो भाई, अब आप एक बात बताइए, चलिए उसमें एक चीज ये भी होती है ना कि यार, भारत का किसान जो होता है, आमतौर पे एक आम किसान की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े किसान जो होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक आम किसान जो होता है, क्या आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा निवेश कर देगा जो अभी एकदम नई है, जिसके बारे में उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि भाई इसके क्या परिणाम आएंगे, कैसे परिणाम आएंगे, क्या इससे लाभ होगा, नुकसान होगा, जिसकी उसे कोई खास जानकारी नहीं है? क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में, जहां पर बड़े ट्रेडिशनल परंपरागत किसान होते हैं, भारत का एक परंपरागत किसान जो है ऐसी जगह पे निवेश करेगा? या फिर भारत का किसान जो है वो अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो परंपरागत ज्ञान है, उसके साथ ही चलता रहेगा?
तो हुआ क्या कि देश में इसके अलावा यहां पर बहुत ज्यादा खर्च, एक तो वैचारिक तौर पर एक किसान को लगा कि यार ये पता नहीं क्या चीज है, नई चीज करा रहे हैं, हमको तो पता नहीं, हम इसको नहीं करेंगे। दूसरा, यार उस समय इतने ऋण, अब आज आपको अगर नया बिजनेस करना होता है आप कहीं से ऋण ले लेते हो, आज आपको अपनी कृषि में लागत बढ़ानी है आप कहीं से ऋण ले लेते हो, लेकिन क्या उस समय इतनी ऋण इत्यादि की सुविधाएं, इतने फाइनेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध थी? ये नहीं थी यार, ये बात सही है। तो इस कारण से क्या हुआ, इसमें इनिशियल लागत जो है, शुरुआती लागत जो है, उसके लिए किसान के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, और इस कारण से क्या हो गया कि वो इसका लाभ जो है, अधिक लागत के कारण क्या हुआ, इसके लाभ का वितरण जो है वो ठीक से नहीं हुआ। लाभ जो है वो केवल कुछ क्षेत्रों में रहा, लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में रहा, और अक्सर क्या हुआ, इसने अमीरी और गरीबी की खाई को और बढ़ाया। इसने क्या किया, जो भारत में हम कहते हैं ना कि भाई अमीरी और गरीबी में बहुत बड़ी खाई है भारत में, अमीरी और गरीबी की खाई को इसने बढ़ाया, और अक्सर यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार का विद्वेष, एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं एक राजनीतिक समस्या भी इसने उत्पन्न करी, क्योंकि कुछ जातियां जिन्होंने, भाई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जातियों के लोगों ने इन सब तरीकों को अपनाया, उनकी पैदावार बढ़ गई, वो सारे जो जातियां थी वो समृद्ध जातियां बन गई, और कई बार वो क्या था, वो कास्ट हायरार्की में नीचे आती थी लेकिन वो समृद्ध जातियां बन गई। और वहीं दूसरी ओर जिन जातियों ने इन तरीकों को नहीं अपनाया वो जातियां समृद्ध जातियां नहीं रहीं, वो निर्धन जातियां बनी रहीं। तो गांव के अंदर जो शक्ति का संतुलन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसके कारण कई तरह की आगे हमको सामाजिक समस्याएं देखने को मिली। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अत्यधिक लागत के कारण आम किसान इसका शुरुआत में लाभ नहीं उठा पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समस्याओं को समझते हैं। लेकिन उसके आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी कौन सी किताबों से करनी चाहिए, यह कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, तो हमारी 18 किताबों का सेट पर अभी सेल लगी है। 4299 में आप प्राप्त कर सकते हैं इनको, अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। अगर आप इन किताबों को खरीदते हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए और कोई भी किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इन किताबों को ले लीजिए, और कोई किताब खरीदने की आवश्यकता उसके बाद नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि भाई एनसीईआरटी के लिए किताबें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, कुछ खास, बहुत सारी ऐसी अनर्गल बातें भी हैं एनसीईआरटी में जो काम की नहीं है, तो हमारा एनसीईआरटी का कंपाइलेशन ले लीजिए। 1200 रुपए का है, 1199 का अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। और भाई इसमें क्या है कि अगर आप एजे लाइव कोड लगा के 1199 का इसको लेंगे तो सारी काम की चीजें जो एनसीईआरटी की हैं वो इसमें हमने रख ली हैं, जो चीजें काम की नहीं है उनको हटा दिया है। तो इसको ले लेंगे तो आपका एनसीईआरटी की तैयारी अपने आप में पूरी तरह से आपकी यहीं से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली चीज हो गई। अच्छा, एक बार आपकी पुस्तक को भी देख लेते हैं यार, क्योंकि ये टॉपिक मैं P2I बैच में पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे ये भी याद रखना है कि यहां पे मेरे को एनसीईआरटी से पढ़ाना है, P2I बैच वाला नहीं पढ़ाना है। चलिए, हाँ जी, तो देश बहुत लाभान्वित हुआ है। जोखिम यह था छोटे और बड़े किसानों के बीच में असमानताएं बढ़ेंगी। केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें अधिकांश लाभ प्राप्त हो गया था। यही बात मैंने आपको बताई एकदम। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशक के आक्रमण, चलिए अब ये तो अगले आगे के बिंदु आ गए, तो ये तो पहला चीज हो गया। दूसरी चीज क्या हुई कि यार ये जो आपकी फसलें थी इसमें संसाधनों का अत्यधिक दोहन था। मैं आपको समझाता हूं, ये संसाधनों का अत्यधिक दोहन था। मतलब ये जो आपकी फसलें थी बेटा, हरित क्रांति के बाद जो आपकी ये फसलें आई, इनमें आपको पानी, कीटनाशक और उर्वरक, इन तीनों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ता था। ये पूरी की पूरी जो आपकी जो फसल आई कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाली, उससे इन तीनों का अधिक प्रयोग हुआ। इसका एक आर्थिक पक्ष था, ये तो आपको मैंने बता दिया कि भाई आर्थिक पक्ष ये है कि यार जो किसान गरीब थे, जिनके पास संसाधन ही नहीं थे, वो ये सब कर ही नहीं पा रहे थे, और अगर वो कर ही नहीं पा रहे थे तो वे दौड़ में पिछड़ गए। लेकिन इसका एक पर्यावरण से जुड़ा पक्ष भी था। भाई अगर आपकी फसलें ज्यादा पानी मांगेंगी तो आप क्या करोगे? भाई आप कहीं से पानी लेके आओगे, और वो पानी, चलिए कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं देश में जहां बहुत बारिश होती है,
लेकिन कुछ क्षेत्र देश में ऐसे भी हैं जहां उतनी बारिश भी नहीं होती, लेकिन जहां पर लोगों के पास संसाधन थे, लोग हरित क्रांति का फायदा उठाना चाहते थे। क्लासिक एग्जांपल है पंजाब। पंजाब के बारे में आपको बताऊंगा। तो भाई अत्यधिक पानी ये फसलें मांगती थी, आपने अत्यधिक पानी देना शुरू कर दिया। अब पंजाब में ऐसी कोई बहुत ज्यादा बारिश तो होती नहीं है। पंजाब में भाई ऐसा कोई तटीय क्षेत्र तो है नहीं जहां बहुत बारिश होती है। तो पंजाब में क्या हुआ, भूमिगत जल का दोहन होना शुरू हो गया। और केवल पंजाब में क्यों, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, हरियाणा में शुरू हो गया, बहुत सारी जगह ऐसी हो गई जहां पे अत्यधिक पानी का प्रयोग शुरू हो गया, जिसके कारण जो जल संतुलन था पृथ्वी का वो बिगड़ना शुरू हो गया। और इस सब से क्या हुआ, पर्यावरण असंतुलित हुआ। जो हम कहते हैं ना आपसे भाई कि अब जो है भूमिगत जल का आपका लेवल कम हो गया है। पानी के कारण क्या हो गया है, भूमिगत जल का स्तर घट गया है। ये तो आपने अपने जीवन काल में भी देखा होगा, अगर आपने भी गांव देहात में आप कभी रहे हो तो भूमिगत जल का स्तर जो है वो घट गया है हर जगह। तो मतलब ये तो हमको अपने बचपन का भी याद है यार कि हम जब बच्चे थे तो कहीं हैंडपंप लगता था तो ज्यादा नहीं खोदना पड़ता था। अगर आप थोड़ा खुदाई करेंगे तो आपको जो है हैंडपंप नजर आ जाएगा, आपको हैंडपंप जो है पानी आना शुरू हो जाता था हैंडपंप के लिए। लेकिन अब जो है आमतौर पे मैं सुनता हूं, अब तो खैर मैं बड़े शहर में रहता हूं, लेकिन जो मित्र गांव में है वो बताते हैं कि अब यार पानी आसानी से नहीं आता। इसलिए आप देखेंगे हैंडपंप की कल्चर बहुत कम हो गई है। हैंडपंप अब उतने आसान नहीं रह गए लगाने, क्योंकि आप अगर हैंडपंप लगाते रहेंगे तो भी जो है आप कितना भी खोदते जाइए पानी आसानी से आता नहीं। ये तो अब आप अगर अपने गांव देहात अपने क्षेत्र में देखें, अपने दादा परदादा से, अपने माता पिता से पूछिएगा कि उनके जमाने में कितना खोदना पड़ता था हैंडपंप लगाने के लिए और अब कितना खोदना पड़ता है, एक बार पता कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि पूरे देश में जल स्तर नीचे गया है, भूमिगत जल का स्तर नीचे गया है। बड़ा कारण उसका यह है कि उस पानी को निकाल के आप खेती में प्रयोग कर रहे हो। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, जब पंजाब की सरकार ने यह आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से कि भैया आप ऐसा कुछ आदेश दे दीजिए कि सरकारें हमारे यहां कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती हैं वो पंजाब में ना घोषित हो। यानी कि पंजाब की सरकार अब चाह रही है, देखिए पंजाब जो है कहां बहुत ज्यादा बारिश तो होती नहीं, तो सोच के देखिए चावल जैसी फसल, धान जैसी फसल को पंजाब में उगाने का क्या पॉइंट है। पंजाब में क्या पॉइंट है, धान को तो पूरे साल पानी चाहिए। धान तो आप जब भी लगाओगे पानी में डूबा ही रहता है। आप में से कुछ लोगों ने अगर धान के खेत देखे हो तो भाई धान तो पूरे टाइम पानी में डूबा रहता है। तो अगर पंजाब जैसे राज्य में जहां पर उतनी बारिश नहीं होती वहां पर चावल या धान को उगाने का कोई लॉजिक है क्या, नहीं है। लेकिन क्योंकि वहां पर आपको लगा भूमिगत जल उगा सकते हैं, भूमिगत जल निकाल सकते हैं, लोगों के पास पैसे हैं, संसाधन हैं, तो आपने वहां पर भी धान उगाना शुरू कर दिया और पंजाब में बहुत ज्यादा धान उगता है यार, जबकि लॉजिक तो नहीं है कोई इसका। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो पर्यावरण जो है वो असंतुलित हो गया। कीटनाशक बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, ये जो नई वैरायटी की फसलें हैं कीड़ों का बहुत ज्यादा हमला होता है इन पर, तो भाई इनको बचाने के लिए बहुत ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। उर्वरक इनको बहुत ज्यादा चाहिए, जिसके कारण यह कहा गया कि प्रदूषण फैला एक तो इन सब से, ठीक है। इसके अलावा मृदा की उर्वरता कम हो गई। भाई मिट्टी की भी तो निर्भरता हो जाती है ना, मिट्टी की निर्भरता हो जाती है कि नहीं। भाई आप मिट्टी में हर साल खाद पे खाद, उर्वरक पे उर्वरक डालते जाएंगे तो मिट्टी की बिना उर्वरक के जो फसल पैदा करने की क्षमता है वो घट जाएगी। तो मिट्टी जो है अब बिना उर्वरक के फसल पैदा कर ही नहीं सकती। मृदा जो है वो ऊसर हो गई है, जिसको हम कहते हैं मरुस्थलीकरण होता जा रहा है मृदा का। मृदा जो है वो आपकी बिना उर्वरक के यानी कि बिना बाहरी सहयोग के अब वो उतनी फसल पैदा नहीं कर सकती। तो ये आपकी हरित क्रांति का दूसरा नकारात्मक प्रभाव है। देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है, ठीक है। चलिए, तो सरकार ने इतना ही आपकी किताब बता रही है, चलिए तो इतने भी रुक जाते हैं। तो भैया अब इसमें यहां पे इन्होंने ये कहा कि भाई सरकार ने कुछ उपाय किए, सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए। सरकार का एक प्रमुख उपाय यह था कि यार छोटे किसान जो हैं उनके पास इन संसाधनों के लिए पैसे नहीं थे, तो सरकार ने उनको निम्न ब्याज दरों पर ऋण देना शुरू कर दिया। सरकार ने यह कोशिश करी कि यार छोटा किसान भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो जाए। और उसमें बॉटलनेक क्या था, उसमें समस्या क्या थी कि यार छोटे किसान के पास पूंजी नहीं थी इसमें निवेश करने के लिए। सरकार ने कहा कोई बात नहीं यार, पूंजी हम दे देंगे। तो सरकार ने बैंकों की ड्यूटी लगाई कि भाई आप क्या करोगे, छोटे किसान को आप ऋण दोगे ताकि छोटा किसान भी जो है वो अपना एक तरह से निवेश यहां पर कर पाए और हरित क्रांति का लाभ उठा पाए, ठीक है। चलिए, और तो कुछ है नहीं, ये बात सही है। अब आते हैं सहायकी पर बहस। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है।
चलिए इसको पहले आपकी पुस्तक से पढ़ेंगे, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सहायकी यानी कि सब्सिडी, सहायकी पर बहस। दो बिंदु हैं इसके, दोनों को समझेंगे। आपकी किताब में भी दोनों दिए हुए हैं, एक नॉर्मल तरीके से दिया है, एक बॉक्स में डाल के दिया है। चलिए, आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी के आर्थिक औचित्य पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। शुरुआत में यह जरूरी था तो भाई, लेकिन एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने और उसके प्रचलन के बाद इसको धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए था, यह इन्होंने कहा गया। ठीक है, अब देखिए सहायकी होती क्या है कि आपका किसान जो है वो अगर चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, भाई मान लीजिए कोई उर्वरक है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको सहायकी का मतलब यह होता है कि वस्तु को बाजार दाम से कम पर प्रदान करना, वस्तु को जो बाजार में दाम है उससे कम पर प्रदान करना, यह आपका सहायकी कहलाता है। तो अब जो बाजार दाम से जो कमी है वो कौन, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? सरकार करेगी। तो भाई मान लीजिए जैसे उर्वरक है, उर्वरक की जो लागत आती है सरकार उसको अभी भी सब्सिडी पर बेचती है, और सरकार कहती है भाई मान लो उर्वरक का एक पैकेट, एक थैला, एक बोरा जो है, अगर वो मान लो 1000 रुपए का है तो हम उसको किसान को 600 रुपए में बेचेंगे। हर बोरे पे 400 रुपए का जो नुकसान है वो सरकार वहन करेगी। आइडिया वही है कि कृषि की लागत जो है वो कम बनी रहे ताकि गरीब से गरीब किसान इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप में से कोई इस बात से असहमत नहीं होगा कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, हरित क्रांति जब शुरू हुई तो कृषि की लागत बढ़ी, यह बात सही है। तो सरकार चाहती थी कि सभी लोग कृषि में लेकिन इसमें भागीदारी करें, इस कारण से ऐसा ना हो जाए कि केवल बड़े किसान भागीदारी करें, छोटे भागीदारी ही ना करें। तो सरकार ने क्या किया? लागत को कृत्रिम तौर पे कम कर दिया। वो कैसे कर दिया? सहायकी देकर। तो सरकार ने सहायकी प्रदान करी, सरकार ने क्या किया? सब्सिडी देनी शुरू कर दी, और सहायकी से क्या हो गया? लागत कम हो गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो इसमें भागीदारी कर पाए। यह बात स्पष्ट हो गई। तो सहायकी आपने दी, इस प्रकार से चीजें चलनी शुरू हो गई। ठीक है भाई, यह बात क्लियर हो गई। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अब जब हरित क्रांति का लाभ धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया, बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है वो हरित क्रांति से लाभान्वित होने लग गए, तो उसके बाद इस तरह की सहायकी को कब तक जारी रखना चाहिए? बड़ा सवाल यह है। कोई भी, मेरे ख्याल से, अब कुछ लोग की बात नहीं करूंगा मैं, जो 2-4 लोग ये कहते हैं कोई भी सब्सिडी कभी नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी समझदार व्यक्ति जो देश की आर्थिक वास्तविकताओं को समझता है वो इस बात से तो इनकार नहीं करता कि हमें शुरुआत में तो यार सब्सिडी की जरूरत थी। ये बात तो सही है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि शुरू में हमको सब्सिडी देने की आवश्यकता निश्चित तौर पर थी, उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अब जब हरित क्रांति का लाभ काफी विस्तारित हो चुका है तो क्या इस तरह की सब्सिडी की आवश्यकता है? उसका एक बड़ा कारण यह भी है, जो आपको मैं यहां पे बताऊं, आपकी पुस्तक में भी यह दिया गया है। वो क्या है कि सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को पहुंचता है। कि भाई आपने सहायकी दी, आपने सब्सिडी दी, तो अक्सर क्या होता है, इसका लाभ जो है जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता। आपने उर्वरक कर दिए सस्ते, ठीक है, चलिए छोटे किसान को लाभ मिला, पर बड़ा किसान भी तो उर्वरक वहीं से खरीद रहा है, बड़े किसान को भी तो लाभ मिल गया। तो सहायकी में एक बड़ी समस्या क्या होती है, उसका लाभ जो है वो अवांछित लोगों को मिलने लगता है, जिसको लाभ मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है? सब्सिडी में अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता कि भाई आपने मान लो सबके लिए गैस सिलेंडर सस्ते कर दिए, चलो गरीब आदमी सिलेंडर ले रहा है, सही बात है, उसके लिए सस्ते कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो गरीब नहीं है उसको भी सस्ते मिलने लग गए, जो दे सकता है वो भी सस्ते सिलेंडर ले रहा है। ऐसी कृषि सहायकी में जो बड़ा किसान है, जिसके पास बहुत जमीन है, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो खेती करता है, उसको भी उर्वरक सस्ता मिलना शुरू हो गया। पर क्या उसके सामने लागत की कोई समस्या है? क्या उसके सामने इस बात की कोई समस्या है कि उसको पूंजी की कोई कमी है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। कई बार तो यहां तक हुआ कि उर्वरक के लिए जो सामान आ रहा था वो बहुत सारे उद्योग धंधे खरीदने लगे,
जैसे यूरिया जो आता है वो कई सारे उद्योगों में कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है। किसानों के लिए यूरिया जो है वो सस्ता दिया जाता है क्योंकि वो उर्वरक है बहुत बड़ा, एक देश में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला उर्वरक यूरिया है। तो अक्सर क्या होता है, उद्योग धंधे उस यूरिया को खरीद लेते हैं और अपने यहां कच्चे माल की तरह यूज कर लेते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको, ये तो बहुत आम प्रक्रिया है। तो आम तौर पे इसको कहा जाता है कि यार, इसीलिए मांग हमेशा ये की जाती है कि सहायकी को कम किया जाए। तो सहायकी को या तो कम किया जाए या फिर खत्म किया जाए, ये मांग अक्सर उठती रहती है कि इसको आप खत्म करें। ठीक है, ये बात सही है। तो अब इसमें एक बड़ा चीज जो है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सही नीति जो इसमें मानी जानी चाहिए। अच्छा, पहले दूसरा तर्क भी समझ लेते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरा तर्क जो है, जो आपके बॉक्स में यहां पर दिया हुआ है, वो क्या है? कीमतें संकेतकों के रूप में। दूसरा तर्क जो सहायकी पर दिया जाता है वो होता है कीमतों का कृत्रिम नियंत्रण। देखो, ये बात सही है, कुछ हद तक इससे सहमत होना पड़ेगा, पूरी तरह से इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता कि कीमतों का कृत्रिम नियंत्रण तो होने लगता है। देखिए क्या होता है, जीवन में जब कोई चीज महंगी होती है तो आप उसका प्रयोग बचा बचा के करते हो कि नहीं करते? ये बात सही है। अच्छा, एक बात बताओ, लॉजिकली बताओ, अभी आप अगर कहीं पर एक कमरा, आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो, वहां पे लाइट जल रही होगी। संभवतः अगर आपके क्षेत्र में गर्मी है तो पंखा भी चल रहा होगा, ऐसा संभव है। अगर गर्मी नहीं होगी तो पंखा नहीं चल रहा होगा। आगे बहुत ठंड पड़ेगी तो हीटर भी चलेगा। कुछ कुछ आपका जो है, आप अपने तापमान को रेगुलेट करने की कोशिश करोगे। जैसे ही आप रूम से बाहर निकलोगे, लाइट पंखा बंद करके निकलते हो। आमतौर पे मैं भी जहां पढ़ा रहा हूं, यहां पर एक एसी चल रहा है, ये सब चल रहा है ना, ये लाइटें लगी हैं बहुत सारी इस रूम में, ताकि मेरे चेहरे पर पर्याप्त प्रकाश पड़े और मैं आपको साफ दिखूं, है ना, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही ये क्लास खत्म होती है, मैं ये लाइटें बंद कर देता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि इनका, भाई ठीक है, वो बात सही है कि एक सामाजिक हित भी लोगों के दिमाग में होता है, लेकिन तार्किक तौर पर सोचो, अगर बिजली फ्री होती, तार्किक तौर पे, लॉजिकल तौर पे सोचो कि अगर बिजली फ्री होती और हम में से किसी का बिजली का बिल नहीं आता, तो क्या आपको परवाह होती? या ज्यादातर लोगों को, चलिए आप कहेंगे सर मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तब भी बंद करता, लेकिन आप ये तो मानोगे कि नहीं मानोगे कि ज्यादातर लोग तब परवाह नहीं करते कि ठीक है यार, फ्री की तो है, फूकने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। या अगर आज की तारीख में बिजली जो है वो 1 पैसा 5 पैसे यूनिट कर दी जाए, प्राइस घटाकर, अभी क्या है, बिजली थोड़ी महंगी है, तो बिजली महंगी है तो आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आप ध्यान रखते हो। अगर बिजली बिल आपका, आप कितनी बिजली फूक लो, बहुत ज्यादा फूक लोगे तो 100 रुपए आ जाएगा, कम फूकोगे तो 70 रुपए 80 रुपए आ जाएगा, 10-20 रुपए का फर्क पड़ता अगर बिजली बिल में, तो आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो कृत्रिम कीमतें जो हैं वो यही होती हैं। होता क्या है, सहायकी की नीति की एक बड़ी आलोचना यह है कि यह ग्राहक को वास्तविक कीमत नहीं बताती, कि ये क्या करती है, ग्राहक से वास्तविक कीमत किसी वस्तु की छुपी रहती है। ग्राहक को लगता है कि ये तो बड़ी सस्ती चीज है। अब जैसे आप मान लीजिए किसानों को बिजली फ्री में दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारे राज्यों ने डिसीजन लिया है कि किसानों को बिजली हम फ्री देंगे, भाई बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए। लेकिन वास्तव में बिजली महंगी कमोडिटी है, वास्तव में बिजली एक महंगा पदार्थ है, एक सस्ता पदार्थ नहीं है, यह बात किसानों को पता ही नहीं चलती। तो उस पदार्थ के आसपास जिस तरह की संस्कृति बननी चाहिए, भाई हम सबके जीवन में हम महंगी चीजों को संभाल कर सहेज कर रखते हैं कि नहीं रखते? सस्ती चीजों का उतना ध्यान नहीं रखते। भाई सीधी सीधी बात है, हर चीज में है ना, आपके घर में सोना पड़ा है और आपके घर में अखबार पड़ा है, तो आप सोने को अच्छे से संभाल के रखोगे यार, साथ झाड़ पोंछ के लॉक करके रखोगे। अखबार आप ऐसे ही पड़ा हुआ यार, ठीक है देखा जाएगा, कहीं गिर गया, फट गया, गंदा हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि क्या होता है, जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है, आप उसकी कीमत को समझते हो और उसको सहेज कर रखते हो, उसको संभाल के प्रयोग करते हो। ऐसे ये लगभग हर चीज के बारे में है, ये बात सही है कि नहीं है? तो वही चीज यहां पर है कि भाई अब जो है, अब ग्राहक को किसी चीज की वास्तविक कीमत का अंदाजा ही नहीं होता। ग्राहक को लगता है, जैसे मान लीजिए आपने किसान को बिजली फ्री में दे दी,
या बहुत कम 10 पैसे पर यूनिट देनी शुरू कर दी, तो किसान को लगता है बिजली सस्ती चीज है और वो उसे सस्ती चीज की तरह ध्यान रखता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। मैं कोई किसान पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि जो चीज सस्ती होगी उसका हम लापरवाही से प्रयोग करेंगे, जो चीज महंगी होगी उसका हम सतर्कता से सावधानी से प्रयोग करेंगे। ये बात तो सही है। तो किसान को लगता है कि बिजली तो बड़ी सस्ती चीज है यार, पानी तो बहुत सस्ता है, उर्वरक तो बिल्कुल फ्री का है, करीब करीब बहुत ही सस्ता है, तो हम क्या करेंगे, इनका ऐसे प्रयोग करना शुरू कर देंगे जैसे हमें इनकी परवाह नहीं है। तो इससे क्या होता है, वस्तुओं के उपयोग का पैटर्न विकृत हो जाता है। वस्तुओं के उपयोग का पैटर्न जो है वो विकृत हो जाता है। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये एक बड़ी बात और है सहायकी के विरोध में कि अगर आप बहुत सहायकी देते रहते हैं लगातार तो लोगों को वास्तविक कीमत का अंदाजा नहीं होता। अब जैसे सरकार मान लो सोने पे 95% सब्सिडी, 99% सब्सिडी देना शुरू कर दे, बात सही है, सोने पे मान लो सरकार इतनी सब्सिडी दे दे, तो आपको क्या लगेगा, सोना फिर आप कैजुअली यूज करना शुरू कर दोगे ना। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे है तो महंगा लेकिन सरकार सब्सिडी दे रही है, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको लगेगा मुझे बाजार में कितने का मिल रहा है। अगर आपको महंगा सस्ता मिल रहा है तो आप आराम से यूज करोगे, जितना चाहे यूज करोगे। महंगा मिल रहा है तो आप ध्यानपूर्वक यूज करोगे। ये बात सही है कि नहीं है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वस्तुओं के उपयोग का पैटर्न जो है वो विकृत हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपकी पुस्तक ये कहती है कि सहायकी जो है इसका बेहतर लक्ष्यीकरण करना चाहिए। इसका बेहतर हमें लक्ष्यीकरण करना चाहिए। लक्ष्यीकरण क्या होता है? जिसको जरूरत है उसे ही मिले, जिसको आवश्यकता है उसे मिले। इसे बंद करना आपकी किताब ये कहती है ये कोई उचित उपाय नहीं है, सही तरीका नहीं है। हां, लक्ष्यीकरण हमें जरूर करना चाहिए कि यार जिसको जरूरत है उसको ही केवल इसका लाभ मिले, जिस व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह बात आपकी पुस्तक यहां पे रेकमेंड करती है। तो आप देखेंगे कि पिछले दिनों से सरकार जो है जैसे इस प्रकार की योजनाएं लाती है कि किसान पे के लिए, कृषकों के लिए भी सम्मान निधि योजना वगैरह लेकर आई है कि हम सब्सिडी कम देंगे, हम जो गरीब किसान है उसके अकाउंट में पैसा सीधा डालना शुरू कर देंगे ताकि लक्ष्यीकरण बेहतर तरीके से किया जा सके। देखिए, अगर आप किसी चीज का दाम कम कर देते हो तो यह कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है कि उसे कौन खरीदे और कौन ना खरीदे। यह बात तो सही है। आप दुकान पे सामान रख गया, दुकानदार थोड़ा ना हर ग्राहक से पूछता रहेगा कि भाई तुम्हें कितनी जरूरत है, तुम्हारी आय कितनी है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसका बेहतर तरीका, जो लक्ष्यीकरण का सही तरीका क्या होता है कि आप वस्तु के दाम को उतना ही रखो, सब्सिडी को आप ग्राहक के अकाउंट में डाल दो मदद के तौर पे। तो आमतौर पे इसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कहते हैं वो बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स सारी कहीं ना कहीं आके जुड़ जाती है। ये बात समझ में आ गई? ये सिंपल सी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह आपका सब्सिडी वाला मामला यहां पर खत्म हुआ। तो 60 के दशक से भारत में उत्पादकता में वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया, बहुत गौरवपूर्ण बात है। लेकिन तब भी नकारात्मक पहलू जो है वो ये है, 90 तक भी देश की 65% जनसंख्या जो है वो कृषि में ही लगी थी। आपकी उत्पादकता बढ़ी, ये बात सही है, ठीक है। कृषि में अगर आप देखेंगे आपकी उत्पादकता बढ़ी, ये बात सही है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। हम आत्मनिर्भर हो गए, बड़े गर्व की बात है। हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, यह बात सही है। लेकिन एक जो समस्या की बात थी वो था रोजगार। 1950 की अगर हम बात करें तो देश का 67.5% लोग कृषि में काम करता था। 1990 की जब हम बात करते हैं तो यह प्रतिशत जो है वो 64.9% तक ही आया। जबकि 1950 से 90 तक यह बात तो हम जानते हैं कि देश की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, तो उसके बाद भी प्रतिशत नहीं गिरा। यानी कि आपका कृषि का उत्पादन तो बढ़ा लेकिन लोग अभी भी कृषि में लगे हुए थे। बाकी सेक्टर्स, बाकी क्षेत्रक जो थे आपकी अर्थव्यवस्था के, जो एक हम कहते हैं ना अर्थव्यवस्था के विकास की एक साइकिल होती है कि पहले कृषि आधारित होती है, फिर उद्योग आधारित होती है, फिर सेवा आधारित होने लगती है, वो चरण भारत में नहीं आया। हम कृषि आधारित से कृषि आधारित ही रह गए। तो ये 90 के दशक तक आते आते ये एक कमी, ये एक ब्लाइंड स्पॉट भारतीय अर्थव्यवस्था का रह गया
कि रोजगार में 64.9% लोग उस समय भी आपके जो है कृषि में ही काम कर रहे थे, वो कृषि छोड़कर नहीं जा पाए। ठीक है, अब इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के उपयोग से भी संभव थी, तो इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों लगे हुए थे? इसका बड़ा कारक यह है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को खपा नहीं पाए। देखिए, इस बात को समझिए कि कृषि में हमारा विकास हुआ, लेकिन कृषि में हमारे विकास का मतलब यह नहीं है कि हमारी कृषि योग्य जमीन बहुत बढ़ गई या उसमें और ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ने लगी। श्रम उतना ही था, वो हमारा उत्पादन कई गुना क्यों बढ़ा? हमने टेक्नोलॉजी चेंज करी, हमने तरीका बदला। ये बात सही है कि नहीं है? उस तरीके को बदलने के कारण हमारा उत्पादन बढ़ा, उसमें श्रम की आवश्यकता और नहीं थी, लेकिन अतिरिक्त श्रम यहां पर लगना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का केस बनता चला गया। भाई, इतने लोग कृषि में क्यों लगे? क्योंकि कहीं और अवसर नहीं थे, अन्यत्र जो थे अवसरों की कमी थी। आपका वो भले ही आपका औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर आपका सेवा क्षेत्र हो, वहां पर उतने अवसर उत्पन्न ही नहीं हुए कि लोग वास्तविकता में वहां पर काम करना शुरू कर पाए या उसको भी एक विकल्प के तौर पे मान पाए। ये अवसर लोगों के पास आया ही नहीं। तो इस कारण से कृषि जो है वो एक अभी भी यहां पर रोजगार उतना ही होता रहा। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि 30 मिनट हो गए, तो अब ठीक है आगे शुरू करेंगे। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी किताबों को पढ़ रहे हैं और आपको यह डाउट है कि यार ये किताबों में क्या चीज काम की है और क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारा 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट खरीद सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजे लाइव कोड लगाएंगे 1199 में आपको ये 5 किताबें मिल जाएंगी, और आप में जो भी काम की चीजें हैं वो आपको इसमें हम पढ़ाएंगे, जो चीजें काम की नहीं है वो हम यहां नहीं पढ़ाएंगे। तो ये याद रखिए, ये किताब का सेट लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और साथ के साथ अगर आप यूपीएससी के लिए जनरली कौन सी किताबें पढ़नी है ये आप देखना चाहते हैं, तो हमारी 18 किताबों का सेट है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे जुड़ सकते हैं। मात्र 4,299 रुपए में आपको अभी ये मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर आप ये सेट ले लेते हैं तो आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी में कोई भी अन्य पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए ताकि हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ पाए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।